भारत ने यूरोपीय देशों के साथ व्यापार किया। इसके लिए विशेष प्रतिनिधि थे, व्यापार आयोग था। इसी के साथ भारत सरकार ने व्यापार समझौता साइन किया। भारतीय मीडिया खास तौर पर फिनटेक वीडियो आदि ने इसके बारे में बहुत सकारात्मक कहानियां दी और कुछ लोगों और कुछ विशेषज्ञों की राय के कारण यह एक लंबे समय से चर्चा का विषय था। इसके बारे में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं, लेकिन आप ध्यान दें, भारत का स्टॉक मार्केट जिसे सूचकांक कहा जाता है, वही है। वहां पर कोई खास हलचल नहीं हुई। तो इसका कारण क्या है? यूरोपीय कमिश्नर, उनका कहना है, उन्होंने दावोस में कहा था, उसके बाद भारत में भी कहा, मदर ऑफ ऑनल डील्स शब्द का इस्तेमाल किया गया था। समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पिछले 20 वर्षों से यूरोपीय यूनियन के साथ भारत सरकार ट्रेड डिस्कशन कर रही है, लेकिन पिछले 3 महीनों से यह बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका की 50% दंडात्मक नीतियां हैं। भारत को अलग थलग करने की कोशिश भी की जा रही है। इन सब के बीच रूस के तेल से जुड़ा मुद्दा भी है। इसी समय यह रूसी कहानी सामने आई है। इसी के साथ विशेष प्रतिनिधि भारत आकर भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो इससे जुड़ा हुआ है अमेरिका भी। कॉमर्स सेक्रेटरी, ट्रेड ट्रेजरी सेक्रेटरी ने एक बात कही थी, भूलना मत, क्योंकि आखिर इस व्यापार में इतनी तेजी से वृद्धि होने का कारण कौन है? ये 20 वर्षों से चल रही बातचीत है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अमेरिका ने भारत पर 25% दंडात्मक शुल्क क्यों लगाया है? मतलब भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसी वजह से, ताकि रूस को हथियार और ये सब चीजें खरीदने के लिए पैसे मिले। भारत अब ऐसी स्थिति में जा रहा है जहां वह तेल से पैसा कमा रहा है। रूस और यूक्रेन में अमेरिका ने हस्तक्षेप यूरोपीय देशों के लिए किया, अपने लिए नहीं। यह हस्तक्षेप यूरोपीय देशों के लिए था। तो जब वह दबाव वहां बना हुआ था, तभी अचानक यूरोपीय देश भारत की ओर आने लगे और उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि हम व्यापार बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको रूस के साथ अपने लेन देन को रोकना होगा, यानी व्यापार बंद करना होगा। 23 दिन पहले भी दावोस में यही हुआ था। अमेरिकी प्रतिनिधि खुद भी यही कह रहे हैं। भारत ने पूरी तरह से रूसी तेल बंद कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आखिर क्यों भारतीय स्टॉक मार्केट और इसी तरह व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र में इससे जुड़ी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है, इसी बारे में बात करेंगे। असल में यह सकारात्मक रूप में क्यों नहीं आ रहा है? आखिर क्यों ऑटोमोबाइल सेक्टर और इसी तरह भारत का वाइन और लिकर से जुड़ा सेक्टर है, उनके स्टॉक्स अचानक नीचे गिरने का कारण क्या है? इसी तरह का बहुत बड़ा व्यापार है। जब भारत और यूरोपीय देशों के लगभग 28 देश साइन करते हैं, इसे धीरे धीरे समझना जरूरी है। भारत का स्टॉक मार्केट लगभग 2000 से 3000 कंपनियों का है और यह एक ही दिन में हो सकता है। इनमें से किसी को भी फिर से व्यवस्थित नहीं किया गया। इसी तरह दावोस में गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस के लगभग 9 से अधिक भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि, लगभग 4 कैबिनेट मंत्री वहां गए और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं, दावोस में भारतीय कंपनियों के साथ ही समझौते किए गए, लेकिन वहां और भी लोग गए थे। मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित भारत की कई कंपनियों के साथ कई समझौते वहां की राज्य सरकारों ने किए। तो फिर वहां जाने की क्या जरूरत थी? फिर भारत के बारे में कहा जाता है कि यह पहली बार है जब इतने बड़े इतिहास में ऐसा हुआ है। दावोस में सबसे बड़ा एक प्रतिनिधिमंडल गया, जिसमें केरल का भी एक प्रतिनिधि शामिल था। तो वहां जाकर ये सब साइन करके और दुनिया को दिखाने के उद्देश्य से ही वहां गए थे। भारतीय कंपनियों के साथ भारत के विभिन्न राज्य सरकारें समझौते साइन कर रही हैं। यही हुआ था। इसमें एक ऐसी घटना हुई जिसमें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आईएमएफ की बात थी। आईएमएफ के एक विशेषज्ञ ने भारत को दूसरी श्रेणी का बताया। इसके जवाब में अश्विनी वैष्णव ने लगभग सब कुछ पलटकर जवाब दिया, लेकिन यही घटना हुई थी।
यानी हमने जो नहीं समझा वह यह है कि आपको यूरोपीय यूनियन के अंदर क्या समझना चाहिए। हमने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपको शायद याद होगा 2030 में। इसके बाद कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जब यह होना चाहिए था, तब सब कुछ पटरी से उतर गया। इसका कारण यह है कि यूरोपीय यूनियन के देशों के लिए भी भारत अपनी तकनीक और भारतीय जनशक्ति का उपयोग करके विकास करेगा। इसके अंदर देखा गया है 1-2 सकारात्मक घटनाएं हुई हैं भारतीय व्यापार के भीतर। क्या अपेक्षित निवेश आएगा या नहीं? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल के संदर्भ में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। आइए इसका विश्लेषण करके समझते हैं। ये जो निवेश की बात हो रही है, क्या यह व्यापार भारत से जुड़ा हुआ आएगा या नहीं? यही सवाल है। मेरे एक अनुमान के अनुसार आपको सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए वह यह है, यानी जो लोग यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उन्हें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो समझना चाहिए वह यह है। मान लीजिए आप यूरोप में एक बिजनेस कॉरपोरेट को लेते हैं, यानी एक बिजनेस उदाहरण लेते हैं। एक बिजनेस हब को लीजिए, ये एक बड़ा बिजनेस हब था। इन सब मामलों में अमेरिका बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इन सभी के अमेरिका में यूएस ऑफिस है। आखिर अमेरिका का ऐसा क्यों है? अगर ट्रेजरी सेक्रेटरी कुछ कह दें या कोई अमेरिकी अधिकारी कुछ कह दे, तो अचानक ही ये पूरी दुनिया में, खासकर भारत में भी असर करता है। लगभग 2-15,000 के लिए, सॉरी, लगभग 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन। यही वजह है कि हमारे स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है। उसी तरह इसमें बढ़ोतरी भी होती है। यूरोपीय संघ के नेता, खासकर अगर वह फ्रांस हो या जर्मनी हो या फिर अन्य देश हो, यानी ब्रुसेल्स में अगर कुछ भी कहा जाए तो ऐसा क्यों होता है? ये एक फ्लक्ट क्या है जो ग्लोबल मार्केट में नहीं होता, मेरी बात यही है। क्योंकि इसे नियंत्रित करने वाली एक शक्ति है। ये शक्ति अगर कहें तो वह अमेरिका है। यही अमेरिका की खासियत है। इसी वजह से अमेरिका को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल बिजनेस में भीमकाय कहा जाता है। यही इसका मुख्य कारण है। यूरोपीय संघ क्यों है? अमेरिका के पास जाकर उनके पैर पकड़कर ट्रेड साइन करने का कारण क्या है? मेरा कारण क्या है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अमेरिकी बाजार नहीं होगा, तो इन यूरोपीय देशों के लिए, यूरोपीय संघ के लिए अपने व्यापार, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपना बिजनेस और अपनी नौकरियां बनाए रखना संभव नहीं होगा। आखिर यह लगभग 110% टैरिफ क्यों है? यूरोपीय कार निर्माता जब भारत में आते हैं, तो यह 40% हो जाता है और इसका एकमात्र कारण भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग है। ऑटो निर्माता अपने इस सख्ती का मतलब है कि उनका शेयर थोड़ा कम हो गया, यही मेरी बात है। समझने वाली बात 2 स्तरों पर है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने यही समझा। लगभग $17,000। इसी तरह लगभग 15,000 यूरो मूल्य की कारें भारत में आ रही हैं। उन पर 40% टैक्स भारत के उपभोक्ताओं को देना पड़ता है, खासकर मिडिल क्लास, खासकर अर्बन क्लास। पहले हम लोग हुंडई, मारुति, अल्टो जैसी छोटी-छोटी सेगमेंट की कारें इस्तेमाल करते थे। लेकिन उस समय कारों की कीमत कम थी, लेकिन भारतीयों और अर्बन क्लास की जीवन शैली बदल गई और उनकी कमाई और खरीदने की ताकत भी बढ़ गई। यानी अब हम सेडान की ओर बढ़ गए हैं। इसी वजह से भारतीय सड़कों पर सबसे ज्यादा इनोवा दिखाई देती है। इसी तरह 20 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपए की कारें भी देखने को मिलती हैं। ये सभी कारें भारत में ही मैन्युफैक्चर की जाती हैं। अगर इन कारों को रिप्लेस करने के लिए यूरोपियन कारें आती हैं, तो वही कीमत चुकानी पड़ेगी। या तो 2 या 3 लाख रुपए कम, या फिर इधर-उधर थोड़ा फर्क हो सकता है। ये सोचने लायक 11 सवालों में से एक है। भारतीय उपभोक्ता भारत में बनी महिंद्रा या टाटा की कार खरीदेगा या फिर यूरोपियन कारें खरीदेगा? यही सवाल है। वैसे भी भारत सरकार ने इससे संबंधित बात कही है। यह 40% सिर्फ 1 साल के लिए है। 1 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और यह शून्य भी हो सकता है। शून्य तक जाने वाली एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता सकता हूं। मैंने भारत के ऑटोमोबाइल निर्माताओं से सुना है,
इसका कारण यह है कि लोगों को यूरोपीय कारों की गुणवत्ता और वह एक घटना पसंद है। भारतीय कार निर्माता इसे बना नहीं सकते। अब हम दूसरा बिंदु समझते हैं। यूरोप में बनने वाली कारों में से 60% से 70% चीन में बनती हैं। वहां से उसे लाकर यहां लाया जाता है या फिर वहां से सीधे यहां आता है, यही होता है। इसका मतलब है कि यह हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाला है। अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी भारत सरकार जो कह रही है वो टेक्स्ट में नहीं है। हमें देखना है कि पाकिस्तान के साथ और वैसे ही बांग्लादेश के साथ, यूरोपीय देशों के साथ किस तरह का व्यवहार है, क्योंकि वहां एक जीएसटी जैसी बात कही गई है। अब भारत पर स्लैश करके 25% लगाया गया है, क्योंकि पहले वह जीएसपी था। जीएसपी जिसे लोकप्रिय कहा जाता है, लोकप्रिय वस्तुओं के लिए जनसंख्या वाले देश की मदद करने के लिए ही 25% कम किया गया था। वह 25% यानी 2028 तक जारी रहेगा। नया यह है कि 1 जनवरी से समझना होगा कि इस सूची में आने वाले सभी सामानों के लिए यह लागू होगा। पाकिस्तान में भी, वियतनाम में भी और उसी तरह बांग्लादेश में भी जो ये सामान बनाए जाते हैं, उनकी अपनी एक क्वालिटी होती है। खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश लंबे समय से अपने गारमेंट प्रोडक्ट्स यूरोप भेज रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे यूरोपीय मानकों के अनुसार बनाए जाते हैं। इन देशों में मैन पावर यानी लेबर की लागत बहुत कम है। फिर भी ऑटोमेशन ही है। लगभग वियतनाम में भी ऑटोमेशन मलयाली सहयोग के साथ चीनी कंपनियां आकर चला रही हैं। यानी शुरुआत में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होगी, खासकर भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो एक्सपोर्ट करती है, उसे इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज के स्टॉक मार्केट में इसका थोड़ा असर ही था। अंतर के कारण इसमें पॉजिटिव रिएक्शन है, खासकर भारतीय स्टॉक मार्केट में, विशेष रूप से जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए। इस प्रतिस्पर्धा को पार करके हमें आगे बढ़ना संभव है। यूरोपीय मानकों के अनुसार, यूरोपीय मानक और अमेरिकी मानक अलग-अलग हैं, क्योंकि अमेरिका के पास, जैसा कि कहा जा रहा है, यूरोप जैसा कोई मानक नहीं है। कई भारतीय उत्पाद इसी तरह मानक हासिल करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिस पर फिर से विचार करना चाहिए। ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में जो विकर वाइन है, वह यहां आकर समझ में आता है कि मामला क्या है। खासकर शहरी भारतीय वर्ग के लिए उन्हें अब भी अंग्रेजों की तरह जीने में रुचि है। अगर आप राष्ट्रीय उत्पादों के बारे में बाहर जाकर भी बात करें, तो भी अंग्रेजों की ये बातें और ये जो व्हिस्की या वाइन की बात हो रही है, वह सब देखने के बाद समझ आता है कि यह कितने वर्षों से है, आज भी ये चीजें बनाई जा रही हैं। ये कहानी जो बताई जा रही है, वह शहरी मिडिल क्लास भारत में सच में मौजूद है और यह इसी तरह से आगे बढ़ती जा रही है। जब ये सब भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर आ जाता है, तो भारतीय डिस्टिलरीज बनती हैं, यानी इसी तरह की कंपनियां बनती हैं और खास तौर पर शहरी वर्ग ही इन्हें खरीदता है। लेकिन वही शहरी वर्ग पूरी तरह से यूरोपीय उत्पादों की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण मैं आपको देता हूं। हरियाणा और यूपी में कुछ स्टोर हैं, यानी विदेशी शराब वहां बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। इसका कारण है विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना। इन दोनों राज्यों में काम करने वालों और विदेशियों को आकर्षित करने के लिए ही यह व्यवस्था है। ये शराब यानी विदेशी फॉरेन मैन ऑन ऑफ लिकर, चाहे वह स्कॉच हो या वाइन, सबको स्लैश करके बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। खासकर अगर आप हरियाणा के गुड़गांव इलाके या गाजियाबाद, नोएडा की तरफ जाए, तो आप यह देख सकते हैं। भारतीय शराब यानी ये जो सामान आप खरीदते हैं, उसकी संख्या कम हो गई है, बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि जब आप इसकी तुलना दोनों से करते हैं, तो बस थोड़ा सा ही फर्क है। इस विदेशी शराब का कारण है वहां की कंपनियां। इसीलिए इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। नई चीज को समझने के लिए भारतीय अर्बन क्लास अब विदेशों में बनी शराब की ओर आकर्षित हो रही है। इसकी कीमत क्या है, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये सब जानना चाहती है। भारतीय शराब की क्वालिटी तो सभी को पता है, तो इस तरह अर्बन क्लास धीरे धीरे उधर शिफ्ट हो गई है। ऐसा हुआ था। भारतीय शराब निर्माताओं को अपनी उत्पादों को इन गांवों तक पहुंचाना पड़ा और अब बात करते हैं भारतीय गांवों के बारे में। भारतीय गांव वैसे वाइब्रेंट खरीदारी केंद्र नहीं हैं जैसा कि कहा जाता है। वे इस राष्ट्रीय उत्पाद को खुद बनाते हैं और जो दवाएं वगैरह बताई जाती हैं, वे भी अपने घर के पास ही उगाई जाती हैं। इसीलिए लोग उन्हीं की ओर रुख करते हैं, क्योंकि उनके पास वैसे शक्ति या संसाधन नहीं है जैसा कि कहा जाता है।
ये दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि भारत का शहरी बाजार सबसे बड़ा है। अगर वहां वहां ये बताए गए यूरोपीय उत्पाद आ जाएं, खास तौर पर यह पता चला कृषि उत्पाद कुछ भी नहीं है, अगर वे आना शुरू हो जाएं, तो ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भारत के फैक्ट्री सेक्टर में बनने वाली कई चीजों को प्रभावित करेगा। एक समय में एक कारण यह है कि इसके लिए प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है, अच्छे उत्पाद बनने की संभावना है, लेकिन सवाल यह है कि इसे संतुलित कैसे किया जाए और भारतीय अर्थव्यवस्था इसे कितनी हद तक संतुलित करके आगे बढ़ सकती है। इसी तरह क्या यह नौकरियां पैदा करेगा या नौकरियां छीन लेगा? ये सभी अगले सवाल हैं जो उठते हैं। और इसमें भी भारत सरकार यानी मोदी सरकार इसे बहुत सकारात्मक रूप में देख रही है। 20 साल बाद यानी 20 सालों से चल रही डील को अचानक पूरा करना संभव हुआ। खासकर ब्रिटेन के साथ भी इसे पूरा करना संभव हुआ। अब देखना है कि मार्केट में इसका क्या रिएक्शन होने वाला है। हमने इसका पहला रिएक्शन देखा है। जैसा कि भारतीय स्टॉक मार्केट से बहुत उम्मीद की जा रही थी, वैसा बहुत पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया। अब दूसरा कारण है मदर ऑफ ऑनल डील्स। यूरोपियन यूनियन इस डील के बारे में यही शब्द इस्तेमाल कर रहा है। आपको इसे समझना चाहिए। जर्मनी का संभावना थी कि वह भारत आया था, अहमदाबाद में 2 दिन के टूर के सिलसिले में आया था। वह यहां आकर क्या किया? मुख्य रूप से उन्होंने कई वर्षों से चल रही गर्मियों के दौरान भारत के साथ व्यापार किया। वह मौजूद था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आ रहे हैं। करीब 114 राफेल में से पिछली बार हमारे पास लगभग 40 हैं। मैं अपनी असली गिनती नहीं बता रहा हूं। सिंधु से संबंधित उस समय उससे जुड़ी नई डील साइन नहीं की गई थी। उस डील पर साइन करने के लिए जब वे आते हैं, तो मुख्य बात जो समझनी चाहिए वह यह है कि इससे पहले यानी जब हमने पहले ये होने से पहले उनसे पूछा था, तो उन्होंने हमें कहा था कि वे हमें सोर्स कोड देंगे। उसी तरह इंटीग्रेटेड वेपन्स को भी उसके अंदर इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं मिल रहा है, यानी वे न तो सोर्स कोड दे रहे हैं। ये इंटीग्रेटेड भारतीय हथियारों को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया थी और फिर लगभग 14 से 22% तक राफेल की कीमत बढ़ाकर यही किया गया। तो समझिए इसमें किसे फायदा हो रहा है? असल में क्या भारत को ही इसका लाभ मिल रहा है या नहीं? भारत के लिए उपयोग की बात है, लेकिन जब कहा जाता है कि यह भारत के लिए फायदेमंद है, तो असल में हथियारों का ही फायदा है। कुछ मामलों में यह सब बहुत जल्दी-जल्दी हुई डील थी, क्योंकि हमने जो सोचा था वह तेजस के कारण था। मिग-21 को रिप्लेस करना संभव होगा। बाद में भारत के विशेषज्ञों ने खुद कहा कि डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बताया कि तेजस से उसे रिप्लेस करना संभव नहीं है। तब कम कीमत वाले यानी ग्लोबल स्तर पर F-35 की कीमत बहुत ज्यादा है और बाकी विकल्पों जैसे स्कैंडिनेवियन विकल्पों की कीमत भी ज्यादा है। इसके बाद हमने विकल्प चुनने के लिए जल्दीबाजी में फैसला किया। अब कोरियाई उत्पाद को संयुक्त रूप से बनाने की बात की गई थी, जिसे एक सीरीज के तहत शुरू किया गया था, लेकिन वह योजना सफल नहीं हो पाई। आखिरकार हमने फ्रांसीसी उत्पाद यानी फ्रेंच राफेल को लेने का फैसला किया है। तो अब फ्रेंच राफेल ले लिया गया है। अब यहां जो बात समझनी है वह है राइफल, यानी हम अपनी राइफल खरीद रहे हैं। एक देश में इस राइफल की कीमत उतनी ज्यादा नहीं है जितना कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली बुलेट की कीमत ज्यादा होती है। इसी तरह इसमें पूंजी निवेश के रूप में भारी रकम खर्च करनी पड़ती है, लगभग 2.2 लाख। कहने का मतलब है कि इसकी कीमत करोड़ों से भी ऊपर जाती है। यानी हमारा एक देश जितना खर्च करता है, फ्रांस को उतना ही पैसा भेजा जाता है, यह समझना चाहिए। वे इसे संयुक्त उपक्रम उत्पादन जॉइंट वेंचर प्रोडक्शन कहते हैं। इसकी आंतरिक छोटी-बड़ी सभी घटनाएं वहीं बनाकर लाई जाती हैं। यहां आकर केवल इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें इधर-उधर जोड़ना होता है। इसके अलावा वे हमें कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं। हालांकि पहले कहा गया था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिसे ऑपरेशन सिंधु कहा जाता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वह भी नहीं दी जाएगी। वह ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बाद में फ्रांस दुनिया के किसी भी देश को नहीं बेचेगा। एक समझौते में कहा गया था कि इसे भारत को व्यावसायिक रूप से बेचा जा सकता है, लेकिन अब उससे पूरी तरह पीछे हट गए हैं। न तो सोर्स कोड दे रहे हैं, न ही टीओटी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और न ही कोई अन्य चीज दे रहे हैं। आखिरकार हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। बहुत जरूरी हो जाने की वजह से मैं इमरजेंसी आधार पर ही साइन करने जा रहा हूं, यानी कि
इन यूरोपीय देशों के लिए भारत के इस बताए गए हालात के अनुसार अमेरिकी प्रतिबंध आना कोई कार्रवाई नहीं है। जब अमेरिकी टैरिफ और दंडात्मक टैरिफ लागू हो गए, तब उन्हें फायदा ही हुआ, एक अर्थ में या फिर किसी और अर्थ में नहीं। अब एक और बात कहूं, आखिर में एक बात और कह देता हूं। इन यूरोपीय देशों के लिए वो उनके सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन है। सवाल यह है कि आज के यूरोपीय देशों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रूस। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अब वे नहीं चाहते कि भारत का रूस के साथ कोई अलग तरह का संबंध बने। यही है यूरोपीय देशों के साथ हमारे ट्रेड डील करने का पहला रहस्य, और यही इसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। वे नहीं चाहते कि भारत रूस को और अधिक समर्थन दे, यूरोपीय देशों के साथ और अधिक बातचीत करें, उनके साथ और अधिक व्यापार करें, लेकिन उनकी यही शर्त है। चीन, वियतनाम और बाकी सभी देशों के साथ भी उनका अच्छा व्यापार है। भारत के साथ भी उन्होंने व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक रूप से किया है, और हमें भी सतर्क रहना चाहिए। ये सब हमारे ही कोर्ट में है, हमें ही इसका फैसला करना है। यहीं पर हमें अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार को भी समझना चाहिए, जैसा कि कई लोग कहते हैं। अमेरिका ने व्यापार में क्या किया? ऐसा क्या कारण है कि इतने सारे लोग अमेरिका में भारतीय उत्पाद खरीद रहे हैं, और अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर क्यों नियंत्रण लगाया? नियंत्रण लागू करने के बाद भारतीय उत्पाद चीनी उत्पादों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होकर अच्छे दामों पर बाजार में पहुंचे। इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना चाहिए अमेरिकी प्रशासन को, ट्रंप प्रशासन को। भारत को आगे लाने का कारण यह है कि अमेरिका के लिए उनका दुश्मन चीन है। भारत को आगे लाना है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, यूरोप को भारत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, 1% भी नहीं। वे भारत को केवल अपने व्यापार और वर्तमान भू राजनीतिक जरूरतों के लिए आगे ला रहे हैं। भारत और रूस एक साथ न जाए, यही इससे जुड़ा हुआ है। इस व्यापार को एक महत्व दिया जा रहा है। जैसा कि कहा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे भारत में कोई सकारात्मक रूप से नौकरियां पैदा हुई हैं। इसी तरह विदेशी निवेश, खासकर यूरोपीय देशों का निवेश, उसे भी अमेरिका ही नियंत्रित कर रहा है। यानी मैं जो कहने जा रहा हूं, वह निष्कर्ष के तौर पर इस वीडियो का समापन बिंदु है, और यही वह मुख्य बिंदु है जिसे मैं बताना चाहता हूं। हमने व्यापार को और अधिक बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाया है। पहले अमेरिका ने भारत से एक वादा किया था, यानी $500 बिलियन का वादा। उस व्यापार में पूरी तरह से चीन को अलग-थलग किया जा रहा है। यानी चीन को मुंबई में रोककर ही अब यूरोपीय देश व्यापार के लिए आगे आ रहे हैं। चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये देश ही दूसरे मैन्युफैक्चरिंग हब माने जाते हैं, और इन्हें नियंत्रित करना ही मुख्य उद्देश्य है। तो एक तरफ चीन और ये बताए गए देश हैं, और दूसरी तरफ रूस बीच में है, और यूरोपीय देश छोटे-छोटे क्षेत्रों में मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुझे जो एक फायदा लगता है, वह है भारत का आईटी सेक्टर। इसी तरह भारत में नौकरियां और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर यूरोपीय यूनियन के देश खोल रहे हैं, लेकिन इसके लिए परिस्थितियां बहुत कम हैं, क्योंकि उस एक मामले में एक रोड ब्लॉक बना हुआ है। तो भारत सरकार की मांग है कि भारतीयों के लिए यूरोपीय देशों में यात्रा करने के लिए दरवाजे खोले जाएं। इसके लिए भी उन्होंने हां नहीं कहा है, बल्कि नहीं ही कहा है। अब जब इन सब बातों को मिलाकर देखा जाए, तब भी एक बात मैं सकारात्मक ही कहूंगा कि जब भारत की तुलना ग्लोबल इकोनॉमी से की जाती है, तो इससे जुड़ी भारत में निवेश की संभावना को लेकर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। इसका कारण यही है कि अमेरिका द्वारा लगाया गया रोड ब्लॉक ही है, क्योंकि इन सब चीजों को अमेरिका ही नियंत्रित करता है। भले ही इन सब बातों का अच्छी तरह से हिसाब किताब करके देखा जाए, एक तरफ भारत को इसका फायदा है, लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसे ही यूरोपीय सामान और यूरोपीय उत्पाद भारत में भारतीय उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय सामान कहीं गायब ना हो जाए। मेरा आकलन भी उसी तरीके से है। अगर यह सिर्फ उसी दिशा में जाता है, तो इससे भारत को सकारात्मक रूप से कोई लाभ नहीं होगा।